13 अगस्त 1972 की रात को सुपर हाई सिक्योरिटी प्रिजन वॉर में एक कहानी लिखी गई, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई। ये वही कैंप था जहाँ 1971 की इंडियन पाकिस्तान वॉर के बाद इंडियन एयरफोर्स के 12 पायलट को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई वहाँ से जिंदा भाग सकता है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, उन पे टंगी कांटों भरी तार की फैंस, हर कोना राइफल पकड़ा पाकिस्तानी गार्ड। लेकिन इसी इम्पॉसिबल जगह पर इंडियन एयरफोर्स के 3 ऐसे पायलट थे जिनका इरादा कोई दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से नहीं डरा। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरे पाकिस्तान के होश उड़। कहानी शुरू होती है 3 दिसंबर 1971 से। ज़मीन पर इंडियन आर्मी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान के हालात कुछ अलग थे। पाकिस्तान की जाफरवार सिटी के पास एक ऊंचा वॉच टावर बना था जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा दर्द बन गया था। वहाँ से पाकिस्तानी फौज इंडियन मूवमेंट्स पर नजर रखती थी और जब मौका मिलता हमारे प्लेन्स पर बिल्कुल एक्यूरेट फायरिंग करती थी। इस वॉच टावर को उड़ाने की जिम्मेदारी मिली थी इंडियन एयरफोर्स के एक जाबाज पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। नाम था छोटा पर जज्बा हिमालय से भी बड़ा। डिसिप्लिन और करेज में उनका कोई जवाब नहीं। उनको पता था मिशन आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए रिस्क लेना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 दिलीप पारुलकर अपने सुकोल पायलट जेट में मिशन के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो पाकिस्तान के जाफरवार वॉच टावर के पास पहुंचते हैं, पाकिस्तान के एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान हिला दिया। गोलियां सीधा उनके जेट की तरफ आने लगी। कुछ ही सेकंड में उनका प्लेन बुरी तरीके से हिट हो गया, कंट्रोल छूट गया। सिचुएशन क्रिटिकल थी। पारुलकर ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए इजेक्ट कर जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें पाकिस्तानी जमीन पर छोड़ दिया। उतरते वक्त ही उन्हें काफी चोट लग चुकी थी। वो जमीन पर गिरे, खून से भरे, दर्द में झूल रहे थे। तभी आसपास के पाकिस्तानी लोग इकट्ठा हो गए और चिल्लाने लगे, दुश्मन दुश्मन। और बस फिर क्या था, लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। कोई लात मार रहा था और कोई उनका सामान छीन रहा था, पर किस्मत फिर एक बार उनके साथ थी। वक्त पर पाकिस्तानी सोल्जर वहां आ गए। उन्होंने भीड़ को हटाया और बोला, यह जिंदा सादा काम का है। इस तरह दिलीप पारुलकर मौत के मुंह से बच गए, लेकिन वो पाकिस्तानी कस्टडी में थे। जब उन्हें होश आया तो देखा वो एक अंधेरी, तंग और सितन भरी सेल में बंद है। उनके सामने एक पाकिस्तानी ऑफिसर खड़ा है। उन्हें एक पेपर और पेंसिल उनके सामने रख दी और कहा, आडमपुर एयरबेस का मैप बनाओ। आडमपुर बेस इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। पारुलकर ने सीधा मना कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला, मार, धमकी, नींद की कमी, सब कुछ। आखिर में उन्होंने मैप बना दिया, लेकिन चालाकी से आडमपुर का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का। पाकिस्तानी ऑफिसर पहले खुश हुआ, पर थोड़ी देर बाद वो समझ गए कि पारुलकर ने उसके साथ खेल खेल दिया। गुस्से में ऑफिसर चिल्लाया, सारी रात तुम एक कोने में खड़े रहोगे, अगर बैठे तो गोली मार दी जाएगी। पूरी रात पारुलकर एक ही जगह पर खड़े रहे। शरीर टूट गया था, लेकिन हिम्मत नहीं। सुबह तक एक गार्ड को उन पर तरस आ गया और बोला, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर कोई आएगा तो मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा। ऐसे ही कई रातों तक पारुलकर ने टॉर्चर सहा, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। आखिर में पाकिस्तानी ऑफिसर भी थक गए और कुछ दिन बाद बाकी इंडियन प्रिजनर्स के साथ डाल दिया। रावलपिंडी के रॉ कैंप, जहाँ 12 इंडियन एयरफोर्स पायलट बंद थे, सबके सब एक से बढ़कर एक वीर। सबने दर्द सहा था, पर किसी का हौसला नहीं टूटा था। कैंप के इंचार्ज थे उस्मान अहमद, एक इंसान जो इंडियन पायलट्स के साथ रिस्पेक्ट से पेश आता था। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी मदद, एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस देना आगे चलकर इतिहास लिखने वाली है। 25 दिसंबर 1971 रावलपिंडी के रॉ कैंप में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी। ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर लिया था और इंडिया वॉर जीत चुकी थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया के कब्जे में थे। जेल के अंदर भी खुशी की लहर थी। हर इंडियन पायलट को लगा कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर का दिल कुछ और कह रहा था। उन्हें महसूस हुआ ये प्रोसेस आसान नहीं होगा। प्रिजनर एक्सचेंज में महीने लगा सकते हैं, हम अगर यहाँ इंतजार करते रहे तो साल निकल जाएंगे। क्यों ना हम खुद ही अपना रास्ता बनाएं। शुरुआत में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सबको लगा ये पागलपन है, लेकिन पारुलकर के जहन में एक बीज बच चुका था, आज़ादी का बीज। और वो बीज धीरे धीरे एक प्लान में बदल रहा था। एक ऐसा प्लान जो रावलपिंडी की दीवारें हिला देगा। दिनों ने हफ्तों का और हफ्तों ने महीनों का रूप ले लिया। पारुलकर के अंदर एक ही बात गूंज रही थी, फ्रीडम मिलती नहीं, जीतनी पड़ती है। एक रात उन्होंने एक रिस्की प्लान सोचा। जब रात में उन्हें टॉयलेट ले जाने के लिए गार्ड आता, उसकी गन छीन लो, उसे शील्ड बनाओ और वहां से भाग जाओ। लेकिन ये प्लान बहुत खतरनाक था। छोटी सी गलती और सब खत्म। उन्होंने सोचा, नहीं, कुछ और सोचना होगा। समय बीतने लगा। इंडियन पाक टॉक का कोई रिजल्ट नहीं आया। कैंप में उदासी छा गई। तब पारुलकर ने दोबारा अपने दोस्त अहमद गिरेवाल और हरीश सिंह जी से बात की। इस बार दोनों तैयार हो गए। तीनों ने डिसाइड किया, अगर किस्मत ने एक मौका दिया तो हम उसे हाथ से नहीं जाने देंगे। अब शुरू हुई असली गेम, ऑपरेशन एस्केप। सबसे पहले उन्होंने कैंप इंचार्ज उस्मान अहमद के दिए हुए एटलस को
घंटों तक पढ़ना शुरू किया, रात रात भर मैप देखते, रूट समझते और एक नया प्लान बनाते। सीधा इंडिया के बॉर्डर तक जाना सुसाइड जैसा था, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी डबल हो चुकी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया पहले अफगानिस्तान जाएंगे और वहाँ से इंडिया तक जाने का रास्ता ढूंढेंगे। अगला स्टेप था सही सेल चूज करना। उन्हें चाहिए था एक ऐसा सेल जो कैंप के आउटर वॉल के सबसे करीब हो, जहाँ गार्ड कम आते जाते हों। काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी नज़र पड़ी सेल नंबर 4 पर, लेकिन वहाँ शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहाँ पारुलकर की स्मार्टनेस काम आई। वो गार्ड के साथ हमेशा पोलाइटली बात करते थे। उन्होंने उनका ट्रस्ट जीत लिया था। आखिर में उन्होंने रिक्वेस्ट डाली और कुछ दिन बाद पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह को सेल नंबर 4 में सबमिट कर दिया गया। वहाँ पहले से एक इंडियन पायलट थे, विद्याकर शंकर चाहती। वो भागने के प्लान में शामिल नहीं हुए, लेकिन हेल्प करने के लिए तैयार हो गए और उनकी ये मदद आगे जाके बहुत क्रूशियल साबित हुई। अब चैलेंज था 18 इंच मोटी दीवार को तोड़ना बिना टूल्स के। ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था, पर किसी ने कहा था कि इम्पॉसिबल वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है। किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक सीजर और एक स्क्रू ड्राइवर चुरा लिया। हर रात 12 से 1 बजे तक बेड के नीचे छुप करके काम चालू होता है। एक बंदा दीवार को रेसता और बाकी 3 लुकआउट पे रहते। जो मिट्टी और सीमेंट निकलता वो बेड के नीचे छुपाया जाता। और गार्ड को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सेल के बल्ब का फ्यूज उड़ा दिया ताकि लाइट कम रहे और गार्ड को अंधेरे में कुछ नजर न आए। एक रात तो सीन बहुत टेंस हो गया। गार्ड ने सेल के अंदर झांक के देखा और उसे लगा सिर्फ 3 लोग हैं, जबकि हरीश सिंह बेड के नीचे काम कर रहे थे। गार्ड चिल्लाया, कौन है वहाँ? और तीनों ही सो जाने का नाटक करने लगे। गार्ड भाग के उस्मान अहमद को लेके आया। तब तक सिंह चुपके से बेड के नीचे से निकलकर अपनी जगह पर लेट गया। अहमद ने आके देखा, सब ठीक, 4 लोग मौजूद। उसने गार्ड को ही डांट दिया और उनका प्लान बच गया। तीनों ने हफ्तों का रूप लिया। दीवार की एक ईंट पारुलकर ने निकाली और सीमेंट हटाकर दोबारा सेट कर दी। बाहर से सब नॉर्मल लगता, पर अंदर आज़ादी की एक टनल बनता जा रहा था। साथ ही उन्होंने जेल के अंदर अपनी एस्केप की तैयारी भी शुरू कर दी। हर प्रिजनर को महीने के 57 रुपीज़ मिलते थे। उन्हीं पैसों से उन लोगों ने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क और कुछ ज़रूरी आइटम्स कलेक्ट कर लिए। उन्हें पता था जेल के बाहर की दुनिया और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। रिएक्शन के लिए चाहिए था एक कंपास, तो उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट से और सिलाई करने वाली सुई से एक जुगाड़ू कंपास बनाया। घर से आए कपड़े जेल के टेलर को देकर उन लोगों ने पेशावरी पठानी सूट सिलवाए ताकि बाहर जाके वो लोग आम लोगों में घुल मिल सके। दीवार का छेद अब इतना बड़ा हो चुका था कि एक इंसान उसमें से निकल सके। सिर्फ प्लास्टर का एक पतला लेयर तोड़ना बाकी था, जिसे तोड़ने से आज़ादी मिली। जिस रात मौसम और किस्मत दोनों साथ होगी, वही होगी द ग्रेट एस्केप नाइट। 13 अगस्त 1972 रावलपिंडी के पौ कैंप के ऊपर काले बादल छा गए थे। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में बरसात ने पूरे जेल को भिगो दिया। लेकिन इस तूफानी रात में 3 पायलट ने फैसला किया, आज या फिर कभी नहीं। दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी ने अपने पठानी सूट पहना। अपने पास रखा थोड़ा सा खाना, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस मिल्क, जुगाड़ू कंपास और कुछ कैश। सब कुछ तैयार था। जाने से पहले उन्होंने अपने दोस्त विद्यार शंकर चाटी को गले लगाया, जो उनको साथ तो नहीं जा रहे थे, मगर आज़ादी की उस लड़ाई में इन्होंने उनका साथ बहुत दिया। आखिरी बार उन्होंने उस सेल को देखा जहाँ उन लोगों ने महीनों से आज़ादी का सपना देखा था। रात के 12 बजे पारुलकर ने दीवार के प्लास्टर को हाथ से तोड़ना शुरू किया। बरसात के शोर में आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। एक एक करके टुकड़ा निकलता गया और कुछ ही देर में आदमी के निकलने लायक सुराख हो गया था। सबसे पहले पारुलकर घुसे उस अंधेरी टनल में, फिर ग्रेवाल और सबसे आखिर में हरीश सिंह। सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा था जुनून। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा था। तीनों चुप्पे से रुके। कुछ सेकंड तक उसकी सांसें तक गिन रहे थे, फिर चुप्पे से दीवार के पास गए। कुछ कपड़े जोड़कर उन्होंने एक जुगाड़ू रोप बनाई और उसे उस कांटों भरी तार के ऊपर फेंक दिया। पारुलकर ने पहले चढ़ाई की। कांटे उनके हाथ चीर रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर गिरेवार और सबसे आखिर में हरीश सिंह जी ने दीवार पार कर ली। बस, जिस कैंप से जिंदा निकलना नामुमकिन माना जाता था, वहाँ से 3 इंडियन पायलट आज़ाद हो चुके थे। लेकिन असली फाइट अब शुरू हुई थी। जेल के बाहर अंधेरा, बारिश और अजनबी शहर। तीनों ने सीधा एक बस स्टैंड की तरफ दौड़ लगाई। किस्मत एक बार फिर उनके साथ थी। पेशावर जाने वाली एक बस निकलने ही वाली थी। तीनों ने उसमें चढ़कर रिलीफ की सांस ली। रात भर सफ़र चलता रहा और सुबह 6 बजे वो लोग पेशावर पहुंच गए। अब सबसे बड़ा खतरा था पहचान का। अगर कोई उनसे कलमा पढ़ने को कह देता या फिर कोई मेडिकल चेक होता तो फिर सब खत्म। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह 9:30 बजे लंडी कोटल पहुंच गए, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के काफ़ी करीब था। लेकिन उसी तरफ रावलपिंडी कैंप में एक तूफान उठ चुका था। 11 बजे तक पाकिस्तानी गार्ड्स को पता चल गया था कि 3 इंडियन पायलट्स इस जेल से फरार हो चुके हैं। जब वो सेल के पास गए और दीवार में बना हुआ वो बड़ा होल देखा, तो कुछ सेकंड के लिए
सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सब सोच रहे थे इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे कर लिया इन लोगों ने। गार्ड्स गुस्से से पागल हुए और कुछ तो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सोचा चलो छठी को भी मार देते हैं और बोल देंगे कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हायर ऑफिसर को जल्दी ही असली बात मिल गई, सिर्फ 3 ही लोग भागे हैं, इसलिए उन्होंने छठी को कुछ नहीं कहा। और उधर पारुलकर और उसके साथी बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था अफगानिस्तान का तोड़खाम बॉर्डर। डिस्टेंस छोटी थी लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें रास्ता बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने अपने पास वाली एटलस में देखा, एक जगह लिखा था रंडीखाना रेलवे स्टेशन। मैप के हिसाब से वहीं से बॉर्डर क्रॉस करना आसान लग रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। फिर भी वो एक चाय की टपरी पे गए, भाई रंडीखाना किधर है, और बस यही गलती हो गई। टपरी पर सब लोग उन्हें घूरने लगे और एक आदमी आया और सुस्त आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? पारुलकर ने कॉन्फिडेंस से कहा, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पे हैं और घूमने जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे तुरंत शक हो गया और उसने कहा, यहाँ कोई लंडी खाना नहीं, तुम लोग बंगाली हो ना, अफगानिस्तान भाग रहे हो। ग्रेवाल हंसा और बोला, क्या हम तुम्हें बंगाली लग रहे हैं? लेकिन अब क्राउड बढ़ने लगा और उनका नाटक ज़्यादा देर चल नहीं पाया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और तहसीलदार के ऑफिस ले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी स्टोरी रिपीट की कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के अफसर हैं। लेकिन तहसीलदार कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन तब पारुलकर ने ही रिस्की मूव खेल दिया। यदि आपको भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के LDC उस्मान अहमद से बात कर लीजिए। उन्हें लगा उस्मान अहमद उनकी मदद करेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान अहमद को कॉल लगाया और उसने फ़ोन पर दिलीप से बात करने को कहा। जैसे ही दिलीप ने आवाज़ निकाली, उस्मान सब समझ गया और उस्मान बोला, ये हमारे लोग हैं, इन्हें संभाल के रखो जब तक फौज पहुँचती नहीं। और कुछ घंटों में पाकिस्तानी सोल्जर आ गए और इन तीनों को फिर से रावलपिंडी ले जाया गया। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट की सज़ा मिली, एक छोटी सी सेल जहाँ बस अंधेरा और खामोशी थी। रावलपिंडी जेल से उन्हें एक नई जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, फैसलाबाद जेल। यहाँ पहले से ही 500 से ज़्यादा इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर बंद थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान, जो 1971 की जंग के बाद पकड़े गए थे। दिलीप पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरी सिंह जी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। 30 दिन की सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट ने उनको कमज़ोर कर दिया, लेकिन उनका जज्बा अभी भी उतना ही जिंदा था। उन्होंने सोचा, हम भले ही हार गए हों पर अपने देश के लिए जीते हैं। इधर इंडिया और पाकिस्तान के बीच प्रिजन एक्सचेंज पर बातचीत तेज होने लगी। इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। आखिर दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट की, सभी इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को रिहा किया जाएगा। यह खबर जेल के हर कोने में जैसे एक बिजली वर्कर घूम गई। कई लोगों के चेहरों पर आंसू और कई के चेहरों पर खुशी। देश का नाम लेते ही आवाज़ गूंज गई। फिर वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। इंडियन सोल्जर को वाघा बॉर्डर ले जाया गया। दोनों तरफ फौज खड़ी थी और बीच में खुला गेट। जब पहली बार इंडियन यूनिफॉर्म गेट के उस पार नजर आई तो लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। हजारों लोग वहाँ खड़े थे, हाथों में तिरंगा, आंखों में आंसू और दिल में गर्व लेके। और फिर वो मोमेंट जब दिलीप पारुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरी सिंह जी ने अपने कदम भारत की मिट्टी पर रखे। उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई थी, उन्होंने अपने देश का सर एक बार फिर ऊंचा कर दिया था। आसमान में गूंज रही थी एक ही आवाज़। सोल्जर के आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, ये एक सोल्जर की जीत के आंसू थे। मीडिया, फैमिली और मिलिट्री सब उनका स्वागत कर रहे थे। दिलीप पारुलकर ने बस इतना कहा, हम सिर्फ एक चीज़ लेकर आए हैं, देश के लिए जीतने का जज्बा। उनके लिए जेल के दिन सिर्फ दर्द नहीं थे, वो एक मिसाल थी कि जब देशभक्ति दिल में हो तो सबसे मजबूत दीवार भी टूट जाती है। रावलपिंडी की वो दीवार जिन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता था, आज भी शायद याद करती होंगी उन 3 इंडियन पायलट्स को जिन्होंने दुनिया को सिखा दिया, फ्रीडम कभी गिफ्ट नहीं होती, उसे जीतना पड़ता है। और उनके नाम के साथ हमेशा लिखा जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, स्क्वाड्रन लीडर एमएस ग्रेवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह, द मैन हु एस्केप्ड द इम्पॉसिबल। ये सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं थी, ये था उन 12 इंडियन पायलट्स का जज्बा जो सलाखों के पीछे भी आज़ाद रहे। उन्होंने दिखाया कि देश के लिए लड़ना सिर्फ जंग में नहीं होता, कभी कभी वो लड़ाई खुद से भी होती है। जय हिंद।